बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, पाकिस्तान का सियासी दर्जा हरारत जो है वो बढ़ रहा है और तहरीक-ए-तमाद एक ऐसी चीज़ जिससे पाकिस्तान की सियासत का जो हम देख रहे हैं कि फ्यूचर का वो बाकायदा पता लगेगा कि किस तरफ जाती है। और अब बातें की जा रही हैं कि शायद खान साहब कोई बहुत बड़ा ऐलान भी कर दें आने वाले दिनों के अंदर। और फिर जो शेख साहब ने गुफ्तगू की वो भी बहुत इम्पोर्टेंट थी कि 3 या 4 को बाकायदा आखिरी जो फाइनल है वो खेला जाएगा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। राज साहब, क्या खबरें आ रही हैं इस वक्त तहरीक-ए-तमाद के हवाले से? क्योंकि हमने देखा कि खालिद मकबूल सदीकी साहब का भी बयान आया और उन्होंने सिंध के हवाले से कहा कि बातें हुई हैं लेकिन कोई मुआहिदा नहीं हो सका हुकूमत के हवाले से और किस हुकूमत में हिस्सा होगा। और दूसरी तरफ जरदारी साहब ने जो बातें कही हैं वो सिर्फ जुबानी जमा खर्च है, रिटन मुआहिदा नहीं हुआ। क्योंकि शायद खालिद मकबूल सदीकी साहब ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कल को जरदारी साहब मुकर भी सकते हैं। और फिर काफ लीग ने भी जो 25 तारीख को ऐलान करना था वो ऐलान नहीं किया। वो कहते थे कि हम बहुत जल्दी अपना ऐलान कर देंगे। फिर हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो बाकायदा मिलने भी गए और साथ उनके परवेज़ खटक साहब भी थे। और फिर ये जो प्लान्ड गुफ्तगू थी मीडिया से वो भी नहीं की गई। तो अभी तक इत्तेहादियों वाली गेम क्लियर नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला अभी नहीं आया। रहनुमाई के लिए एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर हुकूमत गई हुई है, यानी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कोई फैसला कर लिया जाए। और अभी तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो पॉलिसी है वो भी खुलकर सामने नहीं आ सकी। और अगर आप हुकूमती वज़रा से बात करें वो कहते हैं कि घबराना नहीं है, हमारे पास नंबर्स भी पूरे हैं और ये लोग नहीं आएंगे। फिर हमने ये भी देखा और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी डेस्परेट हो गई, अगर ये नंबर्स पूरे होते तो जाम अब्दुल करीम को दुबई से बाकायदा हिफाजती जमानत के ऊपर सिंध हाई कोर्ट देती है। बुलाया जा रहा है कि जनाब आकर वोट कास्ट किया जाए। और फिर उस पर डेवलपमेंट भी देखी कि शेख साहब ने कहा कि जब जिस टाइम आएंगे हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि ये ही मकाम। वैसे लोगों की कमर भी दर्द ठीक हो जाती है, व्हील चेयर से उठ के खड़े भी हो जाते हैं। और लोग जो मुल्क से भागे हुए हैं जब हुकूमत को गिराने की बारी आए तो वो वापस भी आ जाते हैं। तो राज साहब, ये इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। और ख़तरनाक बात यह है कि फजलुर रहमान साहब, उनके लोग बाकायदा शहर इक़्तिदार में कुछ पहुंच गए हैं, पहुंचना शुरू किया हुआ है। और अगर वो इकट्ठे हो गए तो शायद हमें फिर एक एजिटेशन नज़र आएगी। और अगले 28 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे बड़े क्रूशल हैं शहर इक़्तिदार के लिए। और फिर एक मोमेंटम, एक ऐसा लग रहा है कि प्रेशर बिल्टअप किया जा रहा है। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब लाहौर से चले वकला तहरीक के अंदर और गुजरांवाला पहुंचते हैं तो बाकायदा एक प्रेशर हुकूमत के ऊपर बिल्टअप कर दिया गया था कि हम लॉन्ग मार्च करके शहर इक़्तिदार की तरफ आ रहे हैं, वहाँ पे धरना देंगे। और उससे पहले ही हमने देखा कि ताकतवर हलकों की इंटरवेंशन और फिर मुशर्रफ साहब का जाना ठहरा। उस वाक़े के बाद वो जजेस को बाकायदा बहाल कर दिया गया। ये सब तारीख के अंदर हमने देखा है। अभी भी राय साहब सियासी मंजरनामा अगर आप देखें यही प्रेशर बिल्टअप किया जा रहा है। काफिला चला है लाहौर से, मरियम नुमाइंदगी कर रही है नवाज शरीफ की, हमजा शहबाज नुमाइंदगी कर रहे हैं शहबाज शरीफ की। तो ये नुमाइंदगियाँ उसी ख़ानदान की हो रही हैं और इनका तासुर और ये देने जा रहे हैं वो ये है कि हम जाकर वहाँ जलसा करेंगे और शायद कोई ऐलान कर दिया जाए और हुकूमत घर चली जाए और कुछ हो जाए। इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो की गई है। क्या खबर है राय साहब शहर इक़्तिदार से हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए? क्योंकि अब तक की सूरत हाल के मुताबिक जो गेम 50-50 हमें नज़र आ रही थी वो कहाँ पर खड़ी है और तमाम तरफ से प्रेशर बिल्टअप किया जा रहा है शहर इक़्तिदार में हुकूमत की तरफ से, हुकूमत के ऊपर। जी राय साहब। देखें, एक तो जिस लॉन्ग मार्च की आपने बात की कि मुस्लिम लीग नून और दीगर अपोजिशन जमातें लॉन्ग मार्च कर रही थीं, उस लॉन्ग मार्च से पहले असल में परवेज़ मुशर्रफ तो रुखसत हो चुके थे। उस वक्त असल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को बहाल नहीं कर रही थी। और फिर जनरल कियानी उस वक्त आर्मी चीफ थे, उन्होंने फिर एतजाज़ हसन को और मियां नवाज शरीफ को कॉल की थी जब ये लॉन्ग मार्च पहुंचा था गुजरांवाला, और ये कहा था कि ठीक है अब आप अपना ये लॉन्ग मार्च वापस ले जाएं,
हमारी बात हो गई है आसिफ अली जरदारी से और जज बहाल हो जाएंगे। तो एक तो ये था कि आसिफ अली जरदारी उस वक्त हुकूमत में थे और इस्टेब्लिशमेंट के साथ, या आप कह सकते हैं कि चूंकि एक बहुत कमज़ोर फुटिंग थी, एक कमज़ोर मोरल ग्राउंड था आसिफ अली जरदारी का, और जजों की बहाली के लिए अवामी दबाव भी था और उससे पहले वो वादा भी कर चुके थे कि मैं जज बहाल करूंगा। तो इस वजह से आसिफ अली जरदारी बहुत जल्दी बैक फुट पर चले गए, उन्हें बैक फुट पर जाना पड़ा। दूसरा, जो काफ लीग और नून लीग के मुतल्लिक आपने एक ख़बर का जिक्र किया, तो इसकी अंदरूनी कहानी हम आपको बता देते हैं, हमारे व्यूअर्स को भी, कि आसिफ अली जरदारी इस वक्त मियां नवाज शरीफ से थोड़े से खिंचे हुए हैं। और उसकी वजह यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही के पास जब आसिफ अली जरदारी गए थे, उस वक्त तक ये जो 13 मुनहरिफ अरकान हैं, इनके ऊपर काम मुकम्मल नहीं हुआ था। इन 13 अरकान ने यकीन दहानी नहीं करवाई थी कि हम तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट देंगे। तो आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ से और मियां नवाज शरीफ से ग्रीन सिग्नल लेकर गए थे कि हम परवेज़ इलाही को वज़ारत आला की ऑफ़र करेंगे और उसके बदले में परवेज़ इलाही की हमायत हासिल करने की कोशिश करेंगे तहरीक अदम एतमाद के लिए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान अपनी कमिटमेंट्स तोड़ने के लिए मशहूर है, उन्होंने वही काम किया कि जैसे ही इनके वो 13 अरकान 14 अरकान के ऊपर काम मुकम्मल हो गया, तो इन्होंने जो वज़ारत आला की ऑफ़र की थी परवेज़ इलाही को, ये उससे पीछे हट गए। और आसिफ अली जरदारी ने भी मियां नवाज शरीफ को ये मैसेज कन्वे किया कि हमने एक आपके कहने पर जाके परवेज़ इलाही को ऑफ़र की थी, बार बार हम ये कहते रहे कि परवेज़ इलाही को ये समझाते रहे, कन्विंस करने की कोशिश करते रहे कि हमारी ये ऑफ़र कायम है। और फिर फजलुर रहमान भी गए चौधरी परवेज़ इलाही के पास, शहबाज शरीफ खुद भी गए। तो किस लिए गए थे? जाहिर है कि इसी ऑफ़र के लिए गए थे। लेकिन अब चूँकि इनके पास वो 13-14 अरकान इन्होंने मुनहरिफ करवा लिए, उसके बाद ये अपनी ऑफ़र से पीछे हट गए। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर ये चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना भी देते तो कितनी जल्दी ये चौधरी परवेज़ इलाही को तंग करते और उनको वज़ारत आला से ये हटा देते। अब इन्होंने एक और गेम की है। अब इन्होंने काफ लीग को ये मैसेज पहुंचाया है कि आपकी नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में 5, आपको अगले इलेक्शन में कौमी असम्बली में हम 10 नशिस्तों पर अकोमोडेट करेंगे। यानी जिन 10 नशिस्तों पर आप उम्मीदवार खड़े करेंगे, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वहां अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी और आपके उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी। तो कौमी असम्बली में हम आपको 10 नशिस्तें दिलवाएंगे, 5 के बजाय जो इस वक्त 5 हैं। और सूबाई असम्बली यानी पंजाब असम्बली में जहां आपकी 10 नशिस्तें हैं, वहां 20 नशिस्तों पर आपको अकोमोडेट करेंगे और 20 नशिस्तों पे आपके खिलाफ उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। अब चूंकि चौधरी परवेज़ इलाही को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से भी वज़ारत आला की ऑफ़र नहीं हुई, ट्रेन उन्होंने मिस कर दी। अगर बहुत शुरू में ही वो फैसला कर लेते कि वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहेंगे और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये मैसेज कन्वे कर देते कि ठीक है, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, आपकी मदद भी करूँगा, बाकी जो हमारे सियासी इत्तेहादी हैं उनको इंटैक्ट रखने के लिए और दीगर अरकान कौमी असम्बली के ऊपर भी अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करूँगा, तो हो सकता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चौधरी परवेज़ इलाही को अकोमोडेट कर देते। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही एक बड़ी लालच के अंदर रहे और अब उनसे वज़ारत आला की जो ऑफ़र थी वो अपोजिशन की जानिब से भी चली गई और हुकूमत को भी पता चल गया कि अब शरीफ ख़ानदान चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला देने के मूड में नहीं है। अब चौधरी परवेज़ इलाही ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दूसरी ऑफ़र की गई है नून लीग की जानिब से, इसको किसी तरीके से वो मैच्योर कर लें। और उन्होंने मांगी तहरीरी ज़मानत इनसे कि अब आप तहरीरी ज़मानत दें, तहरीरी मुआहिदा करें कि 10 सीटों के ऊपर आप कौमी असम्बली में अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगे और 20 सीटों पर पंजाब असम्बली में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। लेकिन हमारे जो ज़राए हैं उनका कहना है कि मियां नवाज शरीफ ने इस बात से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि हम कोई तहरीरी ज़मानत नहीं देंगे, हम ज़ुबानी आपके साथ एक मुआहिदा कर रहे हैं। और काफ लीग शरीफ ख़ानदान का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए इस ज़ुबानी मुआहिदे के ऊपर तैयार नहीं है कि इसको वो मान ले और एतबार कर ले शरीफ ख़ानदान पर। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2 बहुत ही मानीखेज़ बातें की हैं।
आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से ये पहली मरतबा इतनी मानी खेज़ बातें की गई हैं। एक तो ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिक उन्होंने खुलकर पहली मरतबा ये कहा कि इलेक्शन कमीशन तो पहले ही लंदन में बैठे एक शख्स और उसकी पार्टी का आलाकार है, उनके साथ मिला हुआ है। आपको पता होगा कि इलेक्शन कमीशन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को नोटिस भी जारी कर रहा है। सबको पता है कि जो हुकूमत ने पॉजिटिव इनिशिएटिव्स लिए, इंतखाबी इस्लाहात का मामला हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए इंतखाबात का मामला हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक दिलवाने का मामला हो, इलेक्शन कमीशन हुकूमत के ख़िलाफ़ ही खड़ा रहा और सेनेट का इलेक्शन शफाफ तरीके से सीक्रेट बैलेट के ज़रिए करवाने के लिए जो एक सदारती रेफरेंस जो लेकर गई थी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन उसकी भी मुखालफत करता रहा। लेकिन इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिक तो पहले ही एक गहरा तासुर मौजूद था, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये अल्फाज भी बोले कि मियां नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को भी अपने साथ मिला रहा है। लंदन में बैठा एक शख्स अब सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को भी अपने साथ मिला रहा है। ये बहुत अलार्मिंग स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। जस्टिस फाइज ईसा ने एक ख़त भी लिखा लार्जर बेंच को मुतनाज़ा बनाने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर के पास इंटेलिजेंस ज़राए भी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स भी होती हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को मिलाकर अपने साथ अपने मुकदमात भी ख़त्म करवाना चाहता है। यानी मुस्तकबिल में क्या मियां नवाज शरीफ की प्लानिंग है, उस हवाले से भी इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास कुछ ठोस और सॉलिड किस्म की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं वो मौजूद हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने न्यूट्रल का जिक्र एक मरतबा फिर किया है और बहुत ही मानीखेज अंदाज में किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला किसी इंसान को इजाज़त नहीं देता कि बुराई और अच्छाई नज़र आ रही हो और कोई इंसान ये कहे कि मैं इसके अंदर न्यूट्रल हूँ। और साफ ज़ाहिर है हाशमी साहब, ये जो बार बार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान न्यूट्रल के लफ्ज़ का जिक्र करते हैं, ये किसको इशारा करते हैं या किसको पैगाम देते हैं? ये हमारे व्यूअर्स भी हमें बताएं ज़रा, ये किसको पैगाम देते हैं? यानी इस वक्त फ़ैसला किसने करना है? कौन सी कुव्वतें हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि वो फ़ैसला साज कुव्वतें हैं? तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि नज़र भी आ रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। कॉमन सेंस के मुताबिक भी ये एक गलत काम है, आइन के मुताबिक भी गलत काम है, कानून के मुताबिक भी गलत काम है, मजहबी तालीम के मुताबिक भी ये गलत काम है, लेकिन उसके बावजूद इदारों का न्यूट्रल रहना कोई ऑप्शन नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, आप कह सकते हैं कि एक मरतबा फिर दीगर इदारों की तरह इस्टेब्लिशमेंट को भी ये पैगाम पहुंचाया है कि इस वक्त न्यूट्रल रहना कोई ऑप्शन नहीं है और ये कौम के साथ एक ज़ाहिर है कि ज़्यादती होगी। अब आ जाएं एक बड़ी खबर की तरफ कि तहरीक अदम एतमाद के मामले पर हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं, और एक नया फार्मूला भी अब ज़ेरे गौर है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से टेबल पर क्या कुछ रखा जाए जहां हुकूमत को भी कुछ मिल जाए और अपोजिशन को भी कुछ मिल जाए। यानी कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी हो, दो जो अपोजिशन के लिए भी एक्सेप्टेबल हो और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए भी एक्सेप्टेबल हो। अब अगर तो ये जो 12 मुनहरिफ अरकान हैं 13, इनमें से हुकूमत ने दावा तो किया कि 2-3 अरकान 4 हमारे साथ राब्ते में हैं, लेकिन अभी तक इन 13 अरकान में से किसी ने भी वाज़े तौर पर नहीं कहा कि हम इस तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट नहीं देंगे। 2 मुलाकातें थीं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से इन 2 बागी अरकान की, लेकिन वो 2 बागी अरकान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकात के लिए नहीं पहुंचे। तो इसका मतलब ये है कि जो पैसा है वो काम कर रहा है। जो 22-24 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो ये नहीं कर सकते कि 22-24 करोड़ के बजाय उनको 48-48 करोड़ 46-46 करोड़ में जवाबी ऑफर दे के ख़रीद लें। तो पैसा तो काम कर रहा है। अब अगर सदारती रेफरेंस का फैसला भी हुकूमत के हक में नहीं आता, पैसा वापस करना मुश्किल होता रहा है साहब। जी हाँ, हराई हुई लक्ष्मी वापस करना बहुत मुश्किल होता है। और हाशमी साहब, बड़ा पक्का बंदोबस्त किया हुआ है इस ऑपोजिशन ने। ये जो इनको पैसा दिया गया है, तहरीरी मुआहदे भी करवाए गए हैं, इनसे सिग्नेचर भी करवाए गए हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट देंगे। ये बहुत बुरे तरीके से फंस भी चुके हैं। ये अपोजिशन के हाथों ब्लैकमेल भी हो रहे हैं। और इस्लामाबाद का जो मैरियट होटल है
वहाँ पर इस वक्त ये रह रहे हैं। 10-12 कमरे इनके लिए बुक किए गए हैं। इसके साथ साथ 4-5 कमरे और हैं जो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के लिए बुक हैं। शर्जील मेमन भी वहाँ मौजूद हैं। एक और पीपल्स पार्टी के रहनुमा जिनकी तस्वीरें बिलावल भुट्टो के साथ वायरल भी हुई थी, वो भी वहाँ मौजूद हैं। यानी सिंध हाउस से ये 500-700 गज़ के फासले पर है। ये जिस होटल की बात मैं कर रहा हूँ, इस्लामाबाद के लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इस वक्त तो वो वहाँ पर मौजूद हैं और सिंध हुकूमत की जो गाड़ियाँ हैं सिंध हाउस से, वो ट्रैवल करती रहती हैं सिंध हाउस से इस होटल तक। जब तक ये अरकान यहाँ मौजूद रहेंगे तो इस किस्म की सरगर्मियाँ वहाँ पर होती रहेंगी। तो इस पूरी सूरत हाल में अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये देखा कि ये हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए हुकूमत अब नहीं बच सकती, जाहिर है कि आखिरी दम तक हुकूमत अपने कानूनी और आइनी ऑप्शंस तो इस्तेमाल करेगी, तो फिर एक ऑप्शन ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अर्ली इलेक्शन का ऐलान कर दें। और ये तजवीज़ ज़ेरे गौर है। ये इस सूरत में ज़ेरे गौर है कि कुछ हल्के ये कहते हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये मशवरा भी दिया गया है कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए ये हुकूमत गिरी तो फिर तो ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो हुकूमत बनाएंगे। फिर साथ पीपल्स पार्टी भी उस मखलूत हुकूमत में शामिल होगी। यानी 8 अरब रुपए की जाली ट्रांजैक्शन वाले आसिफ अली जरदारी भी उस हुकूमत का हिस्सा होंगे। 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग वाले शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे। ईजी लोड वाली ANP जिसकी एक नशिस्त है इस वक्त कौमी असम्बली में, वो भी उस हुकूमत का हिस्सा बनेगी। और JUI भी उस हुकूमत का हिस्सा बनेगी। फजलुर रहमान खुद तो असम्बली में नहीं है, लेकिन बहरहाल वो इस मखलूत हुकूमत का हिस्सा बनेगी, उनकी जो जमात है। तो इससे अच्छा ये किया जाए कि अर्ली इलेक्शन अनाउंस कर दें। मोमेंटम इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ है, अवामी जज्बात इमरान खान साहब के साथ हैं। जो अवाम में गम व गुस्सा है इस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग के ख़िलाफ़, तो उस गम व गुस्से को चैनलाइज किया जाए और इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये भी एक तजवीज़ है कि 3 महीने 4 महीने के अंदर इलेक्शन करवा दिया जाए। और इस पर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी आप ये कह लें कि उनका रब्ता अपोजिशन से भी हुआ था। और फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी एक मुलाकात हाल ही में जनरल बाजवा की हुई है और कुछ वज़रा की मुलाकातें भी हुई हैं रावलपिंडी में। तो उसके बाद ये फार्मूला सामने आया है कि ये एक विन विन सिचुएशन हो सकती है कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद वापस ले ले अगर हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए हुकूमत गिरना बिल्कुल नज़र आ जाए कि अब हुकूमत नहीं बच सकती, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फिर इस मोमेंटम को इस्तेमाल करें इलेक्शन के लिए। क्योंकि अगर इनकी हुकूमत आ जाती है, मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ की उनकी, तो ये तो इलेक्शन से पहले ही ऐसी आप ये कह लें कि तरमीम कर लेंगे इंतखाबी इस्लाहात में जो इनको सूट करती होंगी। ये तो फिर उसके बाद ये भी करेंगे कि जो समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया गया था उसको भी रिवर्स कर देंगे, इंतखाबी इस्लाहात को भी रिवर्स कर देंगे, और बहुत सी कानून साजी है जिसको ये रिवर्स करने की पोजीशन में होंगे। तो इस वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस बात पर गौर कर सकते हैं कि ठीक है, अगर मेरी हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए गिरना यकीनी हो गया है तो फिर मैं अर्ली इलेक्शन की कॉल दे दूं, और उस अर्ली इलेक्शन में हम इस पूरा जो हमारे साथ ये आवाम का एक जज्बा है और आवाम का गम व गुस्सा है उसको हम इस्तेमाल करें इलेक्शन में और दोबारा से इलेक्शन जीत कर वापस इक़्तिदार में आ जाएं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी को शायद ये सूरत हाल इतनी सूट नहीं करेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश तो ये है कि किसी तरीके से हम शहबाज शरीफ को मना लें कि सूबाई असम्बलियाँ जो है वो अपने 5 साल पूरे करें, ये सिस्टम भी 5 साल पूरे करे, ताकि हम 1 साल असम्बली में लगाएं और फिर कौमी असम्बली में भी वफाक में भी हम वजारतें लेकर 1 साल तक वफाक को भी नचोड़ें। तो पीपल्स पार्टी, लेकिन ये जो नवाज शरीफ को ये सूरत हाल सूट करती है कि अर्ली इलेक्शन हो जाए। लेकिन ये तो बात है राय साहब, जरदारी साहब निकले थे घर से कब्जा करने के लिए निज़ाम के ऊपर। सिंध हुकूमत इलेक्शन के बाद भी, जैसे आपने खबर जो ब्रेक की है, जल्दी इलेक्शन हो गए, अर्ली इलेक्शन हो जाते हैं, मुकाबला पंजाब में होना है। लोग समझ रहे हैं ना कि शायद ये सिंध में भी होगा, कहीं और भी होगा, मुकाबला पंजाब में होना है और नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुकाबला होगा। और बहुत सीरियस किस्म के सवालात हैं। पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं मिलेगा। पीपल्स पार्टी को क्या मिला इस लॉन्ग मार्च और इस तहरीक अदम एतमाद और
फरतुल्लाह बाबर ने जो बयान दिया धरने के हवाले से, राय साहब इसलिए दिया, जो आप कह रहे हैं उखड़े उखड़े नजर आते हैं, इसलिए नजर आते हैं कि उनकी बात नहीं मानी गई? और फिर राय साहब इसमें एक और भी सूरत हाल है, क्या ऐसी भी खबर आपके पास है कि चौधरी को ये पैगाम भेजा गया कि जनाब अगर हम अपने वादे से सीट एडजस्टमेंट के अलावा वादे से फिरे, चूंकि अब इस तरीके का एतमाद अगर कामयाब हुई तो फिर अगला जो बजट पेश करना है, तो उस वक्त जब बजट पेश होगा तो इत्तेहादिया के साथ ना हो तो बजट पास नहीं होगा, तो फिर हुकूमत तो फिर भी जा सकती है। तो ये भी एक गारंटी के तौर पे कार्ड खेला गया है। देखें, गारंटीज तो हर तरफ से ही मांगी जा रही हैं, क्योंकि ये तो एक गैर फितरी इत्तेहाद है, किसी को किसी के ऊपर एतमाद नहीं है, तो इसलिए ज़मानतें तो मांगी जा रही हैं, गारंटीज तो मांगी जा रही हैं। लेकिन असल इशू ये है कि अगर आप एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि शहबाज शरीफ हुकूमत में आते हैं, अगर हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए हुकूमत गिरती है, उसके अंदर पीपल्स पार्टी भी शामिल होती है, पीपल्स पार्टी के वज़रा भी शामिल होते हैं, आपके कौम परस्त ऐसे अनासिर जो रियासत के मुखालिफ सियासत करते हैं उनको भी ये शामिल करेंगे, JUI को भी ये शामिल करेंगे, तो उस सूरत हाल में इस मुल्क का क्या बनेगा? यानी ये जो बंदर बांट होगी कि अच्छा हमारी ये सारी अपोजिशन जमातें थीं, अब हमने इस सारी अपोजिशन जमातों में वजारतें भी बांट रही हैं, फिर जो हमने हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को तोड़ा है उनको भी अकोमोडेट करना है। तो इसका मतलब तो यह है कि रियासती मफादात को आप बांटेंगे थोड़ा थोड़ा करके तमाम जमातों में, तो फिर हुकूमत परफॉर्म कैसे करेगी? इस मुल्क के मसाइल में तो फिर इजाफा ही होगा, इस मुल्क के मसाइल कम तो नहीं होंगे। फिर यह है कि पीपल्स पार्टी की करप्शन और नून लीग की करप्शन, इस पर से एक दूसरे के साथ ये तो आंखें चुराएंगे, यानी एक दूसरे की करप्शन से, उसके ऊपर तो पर्दा डालेंगे, तो ये फार्मूला सूट नहीं करता प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी। तो एक तजवीज़ जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक पहुंचाई गई, जिसको अब वो कंसिडर करना शुरू हो गए हैं हमारे ज़राए के मुताबिक, कि इनकी हुकूमत ना आने दी जाए। अगर ये यकीनी हो जाए कि हुकूमत गिरनी है हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए, तो फिर अर्ली इलेक्शन आप कॉल कर लें, और अर्ली इलेक्शन कॉल करने का मतलब ये होगा कि PTI के पास एक चांस होगा कि इनकी हुकूमत आने से पहले दोबारा से वो इलेक्शन जीत कर हुकूमत में आ जाए, और अगर वो इलेक्शन नहीं जीतती तो बेशक वो उस वक्त वो अपोजिशन में बैठे, लेकिन कम से कम उसको एक चांस तो मिलेगा। अगर ये शहबाज शरीफ हुकूमत में आ जाते हैं, आसिफ अली जरदारी को साथ मिला लेते हैं, और फिर ये कंसेंसस ये कर लेते हैं कि हमने 1.25 साल तक हुकूमत चलानी है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो इस वक्त मोमेंटम है तहरीक इंसाफ के साथ, ये शायद 1.25 साल के बाद इतना ज़्यादा मोमेंटम ना रहे, क्योंकि जो इस वक्त अवामी जज्बात हैं, जिस तरह का इस वक्त गम गुस्सा है लोगों में, शायद वो 1.25 साल तक उस तरह का गम गुस्सा बरकरार ना रहे, क्योंकि जाहिर है कि टाइम जब 1.25 साल गुजर जाएगा तो उस वक्त ये चीज़ें शायद आवाम की यादाश्त में इतनी ज़्यादा महफूज ना रहें। तो इसलिए अगर लॉजिकली देखा जाए तो सूट तो हुकूमत को यही करता है कि अगर हुकूमत गिर रही हो तो फिर ये अर्ली इलेक्शन की जानिब चले जाएं। राय साहब, ये तो सियासत में इस वक्त जब जो कुछ हो रहा है वो हम सबके सामने है, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी ये सवाल हो रहा है, आम बंदा जो ये सवाल कर रहा है, सिस्टम से भी, स्क्रिप्ट राइटर से भी, फैसला साज हलकों से भी, जिनके फ़ोन आते हैं, जो हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट कहते हैं कि फ़ोन आ रहा है, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाज़ लोग कहते हैं कि वो खामोश हैं। आपने भी कहा कि फैसला साज हल्के खामोश हैं, न्यूट्रल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया कि अब उन्हें देखना चाहिए कि इस वक्त क्या हो रहा है। राय साहब, नवाज शरीफ ने जितना फ़ौज को बुरा भला कहा, गालियाँ निकाली, इमरान खान का तो कोई एक लफ्ज़ भी मौजूद नहीं है कहीं पे भी। जरदारी साहब मुल्क से भाग गए थे, आपको याद होगा, दुबई में जाके उन्होंने पनाह ले ली। तो ऐसा जो शानदार माजी है इन दोनों ख़ानदानों का, इस बुरा भला कहने में फ़ौज को, और कारगिल के राजों से पर्दा उठा दूंगा, और मैं ये कर दूंगा, मैंने वो किया, और फिर एब्सोल्यूटली नॉट, ये सब बातें जो हो रही हैं, खान साहब ने तो कोई ऐसी बात नहीं की। तो क्या इन्हें सज़ा मिल रही है आलमी ताकतों से या कुछ हलकों की तरफ से? ये एक बुनियादी सा सवाल है। और दूसरी तरफ क्या अगर ऐसा ही है कि हुकूमतें पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हलकों के मर्जी से बनती और टूटती हैं एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से,
मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ और आवाम का भी यही सवाल है। तो फिर ये कैसे बर्दाश्त किया जाएगा कि अगली हुकूमत नून लीग की लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री और फिर अगली हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? सर होगा क्या? देखें, असल इशू तो ये है कि गैर कानूनी और गैर आइनी काम को रोकने के लिए ढाल कौन बनेगा। इस वक्त कोई भी इदारा इस हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए ढाल बनने को तैयार नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट को कोई भी ये नहीं कह रहा कि वो सियासत के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं। इस्टेब्लिशमेंट को कोई भी ये नहीं कह रहा कि वो न्यूट्रल ना रहें। इस्टेब्लिशमेंट को और बाकी इदारों को ये कहा जा रहा है और उनसे ये तवक्को रखी जा रही है कि वो अपनी आईनी हदूद में रहते हुए अपना किरदार अदा करें। अब आप देख लें कि सदारती रेफरेंस के ऊपर तमाम जज साहिबान ये कह रहे हैं कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी काम है हॉर्स ट्रेडिंग, लेकिन इसके साथ साथ इस किस्म के रिमार्क्स भी आ रहे हैं कि हम तो आइनी तशरीह से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसका मतलब तो ये है कि गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए हुकूमत को गिराने के लिए और इसको रोकने के लिए किसी किस्म की कोई ढाल पाकिस्तान के अंदर ना आइन फराहम कर रहा है ना कानून फराहम कर रहा है। अगर इस बात को मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहे कि हम तो आइनी तशरीह से आगे नहीं बढ़ेंगे और या ये कहे कि हम सदारती रेफरेंस वापस भी भेज सकते हैं, तो कोई तो ऐसा इदारा होना चाहिए, कोई तो ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि इस गैर कानूनी और गैर आइनी अमल को रोके। अगर सारे इदारे ये कहें कि हम न्यूट्रल हैं, फिर तो इसका मतलब यह है कि जिस तरह से करप्शन का पैसा अब इस्तेमाल हुआ है इन लोटों को ख़रीदने के लिए, इनके ज़मीर ख़रीदने के लिए, कल इनसे भी बड़े जो करप्ट होंगे, जिनके पास इनसे भी ज़्यादा पैसा होगा, वो इनकी हुकूमत भी गिरा देंगे। ऐसा ही होगा ना। इसी वजह से तो खुद जज साहिबान कहते हैं कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता ना रोका गया तो पूरा पार्लिमानी निज़ाम ज़मीन बोस हो जाएगा। तो जज साहिबान ये हमें बताने के बजाय और हमें जो रिमार्क्स के ज़रिए लोगों को बता रहे हैं, अमली तौर पर तो फैसला जज साहिबान ने करना है। फैसले का अख्तियार अवाम के पास नहीं है, जज साहिबान के पास है। जज साहिबान अपने रिमार्क्स से अवाम को बता रहे हैं कि अगर ये हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए हुकूमत गिर गई तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता कभी भी नहीं रुक सकेगा, पूरा पार्लिमानी और सियासी निज़ाम ज़मीन बोस हो जाएगा। तो सर फिर आप फैसला करें ना उसके ऊपर। आप कह भी रहे हैं गैर कानूनी है, गैर आइनी है, तो फिर आप अपनी लिमिटेशंस क्यों बता रहे हैं कि हम तो आइनी तशरीह से आगे नहीं जाएंगे और सदारती रेफरेंस जो है वो वापस भी भिजवा सकते हैं, जब आप ये बता रहे हैं कि गैर आइनी गैर कानूनी काम है और फैसला करना आपका काम है, सबसे बड़ी आप अदालत हैं, तो आप फैसला सुना दें। इसी तरह इलेक्शन कमीशन का भी काम है कि वो अपना किरदार अदा करे, जो दीगर इदारे हैं उनका भी ये काम है कि वो अपना किरदार अदा करें। तो इस वजह से ये जो न्यूट्रल का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ये बिल्कुल कॉमन सेंस के मुताबिक इस्तेमाल हो रहा है। अब इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है, आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है कि ये जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम बना है और इदारों के लिए एक आप कह सकते हैं कि मनफी माहौल बन रहा है, एक मनफी जज्बात भी उभर रहे हैं, तो इस पूरी सूरत हाल से निपटने के लिए अपोजिशन को और हुकूमत को एक टेबल पर बिठाएं और अपोजिशन को कहें कि आप भी कुछ ले लें, हुकूमत को कहें आप भी कुछ ले लें और कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें, ताकि ये जो एक वेव आई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हक़ में, अवामी वेव, जिस तरह के जज्बात अवाम के सामने आए हैं, तो ये कोई मामला जो है मुल्क में इंतशार की जानिब ना चला जाए, तसादुम की जानिब ना चला जाए या इदारों के लिए मनफी जज्बात की जानिब ना चला जाए। तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट अब, यानी इस मामले पर अगर इस्टेब्लिशमेंट कह सकती है कि जी ठीक है हम मेज़ पर बिठाने के लिए तैयार हैं, तो इससे पहले जब ये गैर आइनी गैर कानूनी काम हो रहा था, तो ये तो एक हकीकत है कि 70 साल से इस्टेब्लिशमेंट का 73 साल से पाकिस्तान की सियासत पर असर रसूख है, वो ये असर रसूख इस्तेमाल भी करते रहे हैं। तो ये असर रसूख अब एक ऐसे मौके पर जब ये नज़र आ रहा है कि गैर आइनी काम हो रहा है, तो इस गैर आइनी काम को रोकने के लिए अगर इस्तेमाल होता तो इसको कोई भी तनकीद का निशाना ना बनाता। यानी अगर तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अददी अक्सरियत ना होती कौमी असम्बली में, तो फिर अगर वो इमरान खान को बचाने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करते तो वो एक गैर आइनी काम होता। अब तो ये बात है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की 17 अरकान की अददी अक्सरियत है, उसको गैर आइनी तरीके से अकलियत में बदला जा रहा है। तो इस पूरी सूरत हाल में अगर इदारे खामोश रहेंगे तो फिर ये बात तो की जाएगी कि न्यूट्रल रहना ऐसे हालात में कोई ऑप्शन नहीं है। बहरहाल अब जो एक तपिश महसूस कर रही है इस्टेब्लिशमेंट भी, पाकिस्तान के सियासी हल्के भी, माशरती हल्के भी,
उसकी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि मुल्क का नुकसान हो रहा है, मईशत का नुकसान हो रहा है, मुल्क के अंदर इंतशार फैल रहा है, तकसीम फैल रही है, तसादुम हो सकता है। तो इस वजह से अब एक हल निकालने की कोशिश की जा रही है कि इनको टेबल पर बिठा के कुछ दे दिया जाए हुकूमत को, कुछ ऑपोजिशन को दे दिया जाए। लेकिन ये एफर्ट्स अगर आज से 2 महीने पहले हो जाती तो शायद ये जो गैर आइनी तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, ये हॉर्स ट्रेडिंग ना होती, क्योंकि इससे जो आवाम है उनके दिल बड़े दुखे हुए हैं। और ऐसे लोग जो आप ये कह सकते हैं कि किसी सियासी जमात के कारकुन नहीं थे, वो भी, और ऐसे लोग जो किसी ख़ास सियासी जमात के हमायती नहीं थे, वो भी अब ये कह रहे हैं कि ये बात तो बिल्कुल मानने वाली है कि गैर आइनी तरीके से अगर हुकूमत को गिराया जाए तो ये एक बहुत ही नाजायज़ अमल होगा और इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। तो जब अवामी जज्बात भी ये हैं और आइन भी ये कह रहा है, कानून भी ये कह रहा है, मजहबी हवाले देकर भी यही कहा जा रहा है, तो फिर क्यों इजाज़त दी जा रही है कि इस गैर आइनी और गैर कानूनी अमल के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत को रुखसत किया जाए? ये एक बड़ा सवाल है जो इदारों के लिए उनके सामने है, और इदारे अगर चाहें तो इसका जवाब दे भी सकते हैं, और अगर इदारे इसका जवाब नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि फिर मज़ीद कई सवालात खड़े होंगे। बिल्कुल ठीक है राय साहब, लेकिन मेरी आखिरी जुमला मैं ज़्यादा कह दूं कि अगर टेबल पे बिठा के सब कुछ अफाम व तफहीम से हल करना है तो फिर मेरा ख्याल है कि सदारती रेफरेंस भेजने और तशरीह करने और फिर ताहयात नहली होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है राय साहब फिर ये ड्रामा भी बंद होना चाहिए। व्यूअर्स, ये आज का शो था। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।